केजीपी में पिछली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने, संतति परीक्षण। संतति परीक्षण, संतति परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में अपन ने कल बताया था कि किसी भी नर और मादा का अगर अपन क्रॉस करवाते हैं, मैटिंग करवाते हैं, तो उससे क्या प्राप्त होती है, संतति। सही। तो उस संतति के आधार पर अपन ये तय करते हैं नर और मादा ब्रीडिंग के लायक है या नहीं है। तो इसको क्या बोला जाता है, संतति परीक्षण। मतलब संतति का गुणों के आधार पर, संतति के लक्षणों के आधार पर कि अपन को जो वांछित लक्षण चाहिए थे संतति के अंदर, जो नर और मादा में है, वो सारे लक्षण अपन संतति के अंदर चाहिए थे, वो सारे उपस्थित हैं या नहीं है। तो संतति के परीक्षण के आधार पर नर और मादा की ब्रीडिंग वैल्यू का पता लगाना, ब्रीडिंग वैल्यू का पता लगाना क्या कहलाता है, संतति परीक्षण। इसको प्रोजेनी टेस्टिंग भी बोला जाता है, प्रोजेनी टेस्टिंग। भारत सरकार के द्वारा कई बार गांव के अंदर, लगभग 5 गांव के अंदर एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम बोला जाता है, प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम। इसको शॉर्ट में पीटीपी कहा जाता है। इसके कई मूल उद्देश्य हैं पीटीपी के, प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम के। गाँव तक सीमन प्रोडक्शन पहुंचाना, अच्छे नस्ल का जो नर है उसके सीमन जो होते हैं गाँव तक पहुंचाए जाते हैं। गाँव में पहुंचाने के बाद उनको क्या किया जाता है, जो मादाएँ होती है, जो हीट में मादाएँ होती है, उनको गर्भित किया जाता है। उनको गर्भित करने के बाद उनसे संतति प्राप्त की जाती है, अच्छे प्रकार की संतति प्राप्त की जाती है, जो उनको चाहिए कि ज़्यादा दूध देने वाली संतति हो। इसके अलावा वातावरण में अच्छी तरह से रहने वाली संतति हो, रोगों के प्रति प्रतिरोधी संतति हो। ऐसी संतति प्राप्त करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। इसके कई उद्देश्य हैं जिसके बारे में अपन आगे देखते हैं। प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम, इसमें पहला पॉइंट है, प्रथम वर्ष के अंदर 20 नर तैयार किए जाते हैं, 20 नर तैयार किए जाते हैं जिनसे सीमन प्रोडक्शन करना है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि संतति परीक्षण जो होता है, संतति परीक्षण होता है कि संतति के आधार पर नर और मादा की ब्रीडिंग वैल्यू का पता लगाना क्या कहलाता है, संतति परीक्षण कहलाता है। तो इस आधार पर, संतति परीक्षण के आधार पर 20 नर, इस प्रोग्राम के अंदर 20 नर जो हैं वो तैयार किए जाते हैं सीमन प्रोडक्शन के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगले 4 से 6 सालों तक या 4 से 5 सालों तक इस संख्या को 20 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है, इस संख्या को, ये जो सांड जो है इनकी संख्या को 20 से बढ़ाकर 40 या 50, 40 भी हो सकता है या 50 भी हो सकता है, कर दी जाती है। सही है, 40 या 50 कर दी जाती है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि एक नर के द्वारा, जितने भी अपन ने ये नर तैयार किए हैं सीमन प्रोडक्शन के लिए, नर तैयार किए हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ष एक नर से लगभग 5000 सीमन स्ट्रो बनाई जाती है या 5000 सीमन डोज बनाई जाती है। 5000 सीमन डोज बनाई जाती है प्रत्येक वर्ष एक नर के द्वारा, 5000 सीमन डोज बनाई जाती है। इन 5000 में से 2000 सीमन डोज गांव में भेज दी जाती है और बाकी 3000 जो सीमन डोज है, बाकी 3000 सीमन डोज उनको संग्रहित कर लिया जाता है, फ्यूचर के लिए इनको संग्रहित कर लिया जाता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गए, 3 पॉइंट। प्रथम वर्ष के अंदर 20 नर तैयार किए जाते हैं। 4 से 5 वर्षों में, अगले 4 से 5 वर्षों में इस प्रोग्राम में
20 से 40 या 50 इनको कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो प्रत्येक वर्ष जो है वो एक नर से 5000 सीमन डोज बनाई जाती है। ये जो सीमन डोज बना रहे हैं अपन 5000 एक नर से, ये प्रथम वर्ष से ही स्टार्ट हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 4 से 5 सालों के बाद में इसको स्टार्ट करें या जब 40 या 50 नर हो जाए उसके बाद में स्टार्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। प्रथम वर्ष के अंदर ही ये 5000 सीमन डोज जो है प्रत्येक नर से तैयार करनी स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसे गांव का चुनाव करना चाहिए, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 40,000 गायों को गर्भित किया जा सके। सही है। चौथा पॉइंट क्या हो गया? ऐसे गांव का चयन करना चाहिए जिसमें प्रत्येक वर्ष कितनी हो गई है? शुरुआत में अगर बात करें, प्रथम वर्ष की बात करें तो प्रथम वर्ष में 20 नर तैयार किए थे अपन ने। गांव में कितनी भेजी अपन ने? 2000 गांव में सीमन डोज भेजी, तो ये 20 सांडों से कितनी हो गई? 40,000। 40,000 गायों को गर्भित किया जा सके। यह प्रोग्राम जो है वो कम से कम 5 गांवों के अंदर चलाना चाहिए। जो पीटीपी जो प्रोग्राम है, पीटीपी कम से कम 5 गांव में होना चाहिए। एक साथ 5 गांव में चलाना चाहिए इसको। कम से कम 5 है, ज़्यादा तो और भी हो सकते हैं, 5, 10, 15 जितने भी गांव आप अपनी सहूलियत के लिए लेना चाहो उतने ले सकते हो, लेकिन 5 तो कम से कम इसमें होने ही चाहिए। उसके बाद में छठा पॉइंट है, ये 2000 जो सीमन डोज अपने गांव में भेजी है, ये 2000 सीमन डोज जो गांव में भेजी है, इन 2000 सीमन डोज या जितनी भी प्रत्येक वर्ष 40,000 गायें अपन गर्भित करते हैं सीमन डोज के द्वारा। सही है। कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा 40,000 गायें लगभग गर्भित करते हैं, तो उनका सबका रिकॉर्ड होना चाहिए। गर्भित गायों का, सभी गर्भित गायों का रिकॉर्ड होना चाहिए। अब इस रिकॉर्ड में क्या क्या होना चाहिए वो देखो। इसमें होनी चाहिए एआई डेट, कि अपन ने एआई कब की थी, उसकी डेट इसके अंदर उपस्थित होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो सभी गर्भित गायें जो होती है उनको टैगिंग करनी चाहिए, उसके अंदर टैगिंग, उस टैगिंग के हिसाब से इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब जो भी गर्भित गायें होती हैं उनको टैग लगाना चाहिए, टैगिंग उनको करनी चाहिए। जो कान में लगाते हैं, कान में जो टैगिंग लगाते हैं उनके नंबर इसमें फिक्स होते हैं, उस नंबर के आधार पर अपन उस गाय को पहचानते हैं। तो टैगिंग इसमें होनी चाहिए, और टैगिंग के आधार पर अपन पता कर सकते हैं कि उसकी एआई डेट कितनी थी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब किया था अपन ने, पीडी डेट क्या थी, पीडी कब की थी। पीडी का मतलब होता है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। सही है। इसके अलावा पीडी के बाद में उसका रिजल्ट क्या आया था, पॉजिटिव या नेगेटिव, रिजल्ट उसके अंदर होना चाहिए। इसके बाद में और रिकॉर्ड इसमें प्रसव की तिथि यानी कि काविंग की तिथि भी इसके अंदर उपस्थित होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट 7वां पॉइंट आता है, प्रसव के बाद इन सभी गायों का कम से कम 20 गायों का प्रथम लैक्टेशन में, कम से कम 20 गायों का प्रथम दुग्ध काल का रिकॉर्ड होना चाहिए। इनमें अपन ने, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके अंदर अपन 40,000 डोज प्रति वर्ष गांव में गर्भित कराने के लिए भेजते हैं, तो उनके अंदर कम से कम 20 गायें तो ऐसी होनी चाहिए जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है। सही है। उनके अंदर
20 गायें, कम से कम 20 गायें तो ऐसी होनी चाहिए जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है, और उनका जो डाटा है वो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। डाटा के अंदर क्या एआई डेट कब की थी, पीडी क्या थी, पीडी कब की थी, इसका रिजल्ट क्या आया, परसों की कब थी, और परसों के बाद इसका लैक्टेशन पीरियड यानी कि दुग्ध काल जो होता है, दुग्ध काल जो होता है उसका सारा रिकॉर्ड इसके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा इन 20 गायों के अंदर वैसे तो रिकॉर्ड तो सभी का होता है। रिकॉर्ड का मतलब होता है कि किस एआई डेट क्या थी, या कौन सा जो सांड था जिससे उसको गर्भित किया गया था, मतलब जो सीमन अपन ने लगाया उसको वो किस नंबर के सांड का था, या किस नर का था, वो सारी अपन ने यहाँ पे रखनी चाहिए, सारी की सारी डिटेल यहाँ पे रखनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं इन 20 गायों की। तो 20 गायों से जो भी संतति प्राप्त होती है, 20 के लिए नहीं, बाकी सभी जो गायें होती है जितनी अपन ने सीमन लगाया जिनको, उनमें सभी में जितनी मादाएं हैं, जितनी मादा संतति प्राप्त होती है, मादा संतति प्राप्त होती है, जितनी भी मादा संतति प्राप्त होती है, उन मादा संततियों का, इन मादा संततियों का जो भी मादा संतति प्राप्त हुई अपन ने ये 40,000, लगभग 40,000 यहाँ पे 8 पॉइंट लिख लो इसको। सभी जितनी अपन ने 40,000 गायें अपने प्रेग्नेंट की थी, उनके अंदर सभी में जितनी भी मादा संतति प्राप्त होती है, उन मादा संतति का रिकॉर्ड रखना चाहिए, उनको पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए, सही है। और जब 2.5-3 साल की वो हो जाए, उसके बाद में उसी सांड के द्वारा, उन्हीं सांडों के द्वारा जो अपन ने यहाँ पे 20 नर तैयार किए हैं, जो 4 से 5 सालों के अंदर 40 से 50 हो जाएंगे, उन्हीं नर के द्वारा इसको प्रेग्नेंट कराना चाहिए, उन्हीं नर के द्वारा उनको प्रेग्नेंट कराना चाहिए। मतलब संतति जो होती है, संतति को भी उन्हीं नर के द्वारा प्रेग्नेंट कराना चाहिए, और इनका दुग्ध रिकॉर्ड रखना चाहिए, दुग्ध का रिकॉर्ड रखना चाहिए। और इसका दुग्ध का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, देखो दुग्ध का रिकॉर्ड यानी कि दुग्ध उत्पादन, इसको मान सकते हैं 365 दिन का अपन निकालेंगे, 305 दिन का निकालेंगे, 365 दिन का नहीं, क्योंकि एक गाय का दुग्ध काल होता है वो लगभग 305 दिनों का होता है। एक गाय का दुग्ध काल कितना होता है, 305 दिनों का होता है। तो अपन इसको 305 में डिवाइड करेंगे, इसको मिल्क उत्पादन को या दूध उत्पादन को। कैसे डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब प्रथम वर्ष में जब ये प्रेग्नेंट होती है शुरुआत के अंदर पशु, तो प्रथम 3 महीने के अंदर मिल्क जो दुग्ध उत्पादन है वो बढ़ता है, सही है। पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने तक वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और तीसरे चौथे महीने तक कांस्टेंट रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है उतना ही दुग्ध उत्पादन, और चौथे महीने से आगे धीरे धीरे कम होता जाता है। चौथे महीने से आगे वो दुग्ध रिकॉर्ड जो होता है, दुग्ध उत्पादन जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अपन इसको एक तरह से अपन एवरेज दिन का एवरेज लेके चल रहे हैं, मतलब 305 दिनों का एवरेज मिल्क लेके चल रहे हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो R1 + R2 + R3, ऐसे ये प्रत्येक दिन, R का मतलब होता है प्रत्येक दिन का दुग्ध उत्पादन, प्रत्येक दिन का मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम का। R का क्या मतलब है, R का मतलब होता है प्रत्येक दिन का दुग्ध उत्पादन, मतलब सुबह का और शाम का दोनों का जोड़ के। और R1 का मतलब होता है पहले दिन का, R2 का मतलब दूसरे दिन के, ब्याने के बाद पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, ऐसे जितने दिन तक वो दूध देती रहती है उतने दिन तक उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, सही है। उसको डिवाइड करते हैं अपन n से, उसको डिवाइड करेंगे अपन n से। n क्या है यहाँ पे, n है दिनों की संख्या, मतलब कितने दिन तक दूध देती है। एवरेज तो अपन मानते हैं कि एवरेज जो गाय का दूध उत्पादन होता है वो 305 दिन का होता है, दूध का कितना होता है 305 दिन का, लेकिन ये फिक्स नहीं होता, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, सही है। तो यहाँ पे जो n है वो है दिनों की संख्या। n क्या है यहाँ पे, दिनों की संख्या। इसको अपन गुणा करेंगे 305 से, इसको किससे गुणा करेंगे 305 से, तो ये 305 दिनों का दुग्ध उत्पादन आ जाएगा। कितने दिनों का, 305 दिनों का दुग्ध उत्पादन आ जाएगा। यहाँ पे R क्या है, R है प्रतिदिन
दुग्ध उत्पादन लीटर के अंदर इसको लेना है। आर जो है, आर है मतलब एक दिन का दुग्ध उत्पादन सुबह और शाम दोनों को मिला के। आर फर्स्ट का मतलब होता है पहले दिन का, आर सेकंड का मतलब दूसरे दिन का, आर थर्ड तीसरे दिन का, और जितने दिन आता रहता है उसको आगे से आगे जोड़ते रहते हैं। उनके अंदर कितने दिन तक उसने दूध दिया उसका भाग लगाते हैं और उसको 305 से गुणा कर देते हैं, तो ये 305 दिनों का दुग्ध का रिकॉर्ड आ जाएगा। ये 8 पॉइंट समझ में आ गए। दोबारा देख लो, प्रथम वर्ष के अंदर 20 नर लेते हैं, अगले 4 से 5 सालों तक इसको 40 से 50 कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अंदर एक नर के द्वारा 5000 सीमन डोज बनाई जाती है, जिनके अंदर 2000 सीमन डोज गाँव में भेज दी जाती है और 3000 संग्रहित कर ली जाती है। इसके अलावा ऐसे गाँव का चयन करना चाहिए, ऐसे गाँव का चयन करना चाहिए जिनके अंदर कम से कम प्रत्येक वर्ष 40,000 गायों को गर्भित किया जा सके, क्योंकि अपन ने प्रथम वर्ष की बात करते हैं तो प्रथम वर्ष में 20 अपन ने नर सेलेक्ट किए, उनके अंदर 2000 डोज उपस्थित है, एक से प्रतिवर्ष 2000 डोज उपस्थित है, तो 20 को 2000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000। सही है, तो 40,000 गायों को गर्भित किया जा सके। पीटीपी जो प्रोग्राम है उसके अंदर कम से कम 5 गाँवों को शामिल करना चाहिए, 5 गाँवों को शामिल करना चाहिए। और जिस भी पशु को अपन प्रेग्नेंट करते हैं उसके द्वारा सीमन के द्वारा जिसको भी सीमन लगाया जाता है, जिसको भी सीमन लगाया जाता है उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है उसका, उसको टैगिंग की जाती है, टैगिंग नंबर उसके लिखे जाते हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। एआई डेट क्या होती है, पीडी डेट क्या है उसकी, उसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रसव की तिथि क्या है, वो सारा अपन वहाँ पे रिकॉर्ड रखते हैं। कम से कम 20 गायों का जो प्रथम काल में दूध दे रही है, प्रथम मतलब पहली बार ब्याने वाली है, ऐसी गायों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसी गायों का रिकॉर्ड रखा जाता है। सभी गायों से संतति उत्पन्न की जाती है और जो भी मादा संतति है उसको पाल पोस के उसको बड़ा किया जाता है। सही है, उसको बड़ा करने के बाद इन्हीं जो नर अपन ने तैयार किए थे उन्हीं के द्वारा उनको गर्भित कराया जाता है और उनका दूध रिकॉर्ड रखा जाता है। ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट 9। अगला पॉइंट क्या है इसमें, अगला पॉइंट है जो भी संतति प्राप्त होती है, अपन ने जो नर तैयार किए थे पीटीपी प्रोग्राम में, जो भी नर तैयार किए थे अपने 40 से 50 जो भी नर तैयार किए थे, उनसे उत्पन्न संतति का रिकॉर्ड रखा अपन ने। सही है, उनके आधार पर, उन संतति के आधार पर, या अपन कह सकते हैं संतति परीक्षण के आधार पर, संतति परीक्षण के आधार पर संतति परीक्षण के आधार पर जो भी नर अपन ने तैयार किए थे उनकी ब्रीडिंग वैल्यू पता की जाती है, ब्रीडिंग वैल्यू ज्ञात की जाती है। किसके आधार पर, ये जो अपन ने नर तैयार किए थे उनसे सीमन अपन ने पशुओं को लगाया था, उनसे संतति प्राप्त हुई थी, उस संतति के आधार पर यानी कि संतति परीक्षण के आधार पर उस नर की ब्रीडिंग वैल्यू पता की जाती है। सही है, अगला पॉइंट इसके अंदर क्या हो गया, ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर, उनकी ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर लगभग 10% सांडों की, 10% नर की लिस्ट तैयार की जाती है, लिस्ट तैयार की जाती है। यानी कि
इस संतति परीक्षण के आधार पर अपने क्या निकाली, ब्रीडिंग वैल्यू निकाली। इस ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर, ये ब्रीडिंग वैल्यू अपने निकाली है, इस ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर जितने भी अपन ने नर तैयार किए थे सीमन प्रोडक्शन के लिए, उनकी लिस्ट बनाई जाती है। सही है, उन सभी नर जो अपने तैयार किए थे उनकी सबकी लिस्ट बनाई जाती है ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर कि किसकी ब्रीडिंग वैल्यू उच्च है, कौन ऐसा नर है जो अपना जो लक्षण है वो संतति में आसानी से पहुंचा रहा है। सही है, या अपन कह सकते हैं कि नर के जो लक्षण हैं वो संतति में पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। सही है, वो सारे अपन ब्रीडिंग वैल्यू में ज्ञात करते हैं। ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर फिर सांडों की लिस्ट बनाई जाती है। सही है, इन सांडों की क्या बनाई जाती है, लिस्ट। सभी सांडों की लिस्ट बनाई जाती है, जितने अपन ने तैयार किए थे, जितने अपन ने नर तैयार किए थे, सभी की लिस्ट बनाई जाती है। किसके आधार पर, ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर। ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर इनकी लिस्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ये जो अपन ने लिस्ट बनाई है इसमें ऊपर के 10% लिस्ट में ऊपर के 10% नर का चयन किया जाता है। जो अच्छे प्रकार के नर हैं, जो अपन ने जितने भी अपन ने नर तैयार किए थे अगले 4-5 सालों में, जितने भी 40-50 नर अपन ने तैयार किए थे, उनका अपन चयन करते हैं। सही है, उनका चयन करने के बाद उनमें से 10%, ऊपर के 10% जिनकी ब्रीडिंग वैल्यू हाई है, उनके ऊपर के 10% नर का वापस से चयन किया जाता है। सही है, वापस से इनका चयन किया जाता है। और अब आगे जब भी सीमन प्रोडक्शन करना हो, या अपन कह सकते हैं गाँव के अंदर भेजना हो, तो इन 10% नरों का ही सीमन भेजा जाएगा। बाकी जो सांड जो है 10% के अलावा जितने भी सांड है उनको हटा दिया जाता है, और बाकी जो 10% सांड बचे हैं, सही है, इनका आगे उसकी उम्र भर तक उनका सीमन प्रोडक्शन करते रहते हैं और गांव में इनकी सप्लाई करते रहते हैं। तो ये 11 पॉइंट इसके हो गए। सही है, या अब इनके जो 10% अपन ने नर चूज किए थे, चयन किया था, उनमें जो भी मादा संतति है उसको पाल पोस के बड़ा किया जाता है। सही है, और उनका वापस से ही इनके द्वारा मतलब इनको मेटिंग करवाई जाती है, या कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई की जाती है। एआई करने के बाद इनका दुग्ध उत्पादन देखा जाता है। दुग्ध उत्पादन के बाद इनका उत्पादन में काम में लिया जाता है। अगर नर संतति प्राप्त होती है तो नर संतति को फिर से संतति परीक्षण के लिए वापस से तैयार किया जाता है। इनके द्वारा जो नर संतति प्राप्त होती है उसको वापस से संतति परीक्षण के लिए इनको तैयार किया जाता है, और फिर से वापस यही प्रोसेस चालू होता है। 10% ऊपर वाले 10% को चूज किया जाता है और उनसे आगे से आगे सीमन प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये हो गए पीटीपी के उद्देश्य, किस प्रकार पीटीपी चलाई जाती है। इसके अलावा पीटीपी प्रोग्राम में कई प्रकार के आंकड़े संरक्षित रखे जाते हैं, कई प्रकार के आंकड़ों का संग्रह रखा जाता है। जैसे कि एआई की जाने वाली तारीख, सही है, उसकी पशु की उम्र क्या थी, एआई की जाने वाली तारीख हो गई, सही है, उसकी पशु की उम्र क्या थी, पशु के अलावा कौन से नर का सीमन उसको लगाया उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, उस नर की उम्र क्या है वो सारे रिकॉर्ड रखने चाहिए। एआई का दिनांक हो गया, एआई में काम में लिया गया सीमन कौन सा है, उसका नर कौन सा है, उसके बारे में। गर्भ परीक्षण यानी कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की दिनांक क्या थी, इसके अलावा इसका परिणाम क्या था, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके अलावा प्रसव की दिनांक, उत्पन्न बच्चे का विवरण कि मेल है या फीमेल है, सही है, लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके अंदर जो वांछित लक्षण थे वो आए हैं या नहीं है, वो सारे, उसका टीकाकरण, दूध उत्पादन का रिकॉर्ड आदि सब इसके अंदर रखा जाता है। इसके अलावा
जो पशुपालक होते हैं उनको भी इससे लाभ दिया जाता है। जो भी पीटीपी प्रोग्राम चलाया जाता है उससे जो पशुपालक हैं, जो जिनको ये सीमन प्रोडक्शन पहुंचाया जा रहा है, जिनकी गायों को सीमन लगाया जा रहा है, यही की जा रही है, उनका भी आगे ध्यान रखा जाता है। उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए अलग अलग प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं। सही है, सलाहकारी शिविर जिसके अंदर अलग अलग उनको बताया जाता है कि कैसे बछड़े या बछड़ी को पाला जाता है, वो सारे इसके अंदर लगाए जाते हैं। पशु चिकित्सा शिविर लगाया जाता है जिसके अंदर जो भी बछड़े या बछड़ी तैयार की जाती है उनकी देखरेख के लिए पशु चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। सही है, इसके अलावा कृमिनाशक दवा उनको वितरित की जाती है। मुफ्त में एक कृमिनाशक दवा वो होती है जो पेट के कीड़े मारने वाली दवा जिसको अपन कह सकते हैं। टीकाकरण उनका करवाया जाता है समय पर। पशुओं की प्रतियोगिताएं करवाई जाती है, जो भी पशु प्रोडक्शन हो रहा है उनकी प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। सही है, और पशुओं का बीमा किया जाता है। मुफ्त में ये सारे काम किए जाते हैं। बांझपन का निवारण किया जाता है, कोई भी अगर पशु बांझ है तो उसका भी निवारण किया जाता है। जैसे कि ये कंडीशन जो होती है मादा में ज़्यादातर देखने को मिलती है, उनके अंदर एआई तो लगाते हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, अपन कह सकते हैं कि हीट में नहीं आ पाती है कई बार, तो ऐसे लक्षणों का उपचार भी इसके अंदर किया जाता है। ये सारे पशुपालकों को इनका लाभ दिया जाता है। और प्रजनन मूल्य के आधार पर सांडों को क्या किया जाता है, ये प्रजनन मूल्य जो मैंने आपको बताया इनके आधार पर इन सांडों की गिनती की जाती है। इनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और उनमें से ऊपर के 10% जो हैं, जो अधिक ब्रीडिंग वैल्यू, प्रजनन क्षमता, प्रजनन वैल्यू या प्रजनन क्षमता के जो ऊपर के जो 10% सांड है उनकी अलग से लिस्ट बनाई जाती है। आगे उन्हीं का सीमन प्रोडक्शन किया जाता है। आगे जब भी अपन बात करते हैं आगे से जब भी सीमन प्रोडक्शन करवाया जाएगा और उनसे गांव में भेजा जाएगा तो ऊपर के तो 10% है उनका ही भेजा जाएगा, क्योंकि अपन को मालूम चल चुका है, इस संतति परीक्षण के आधार पर अपन को ये मालूम हो गया है कि कौन सा जो सांड है वो अधिक ब्रीडिंग वैल्यू है उसकी। सही है, कौन सी सांड की अधिक ब्रीडिंग वैल्यू है, और अधिक ब्रीडिंग वैल्यू होगी तो वही जो नर है वो आगे अपने संतति में अपने लक्षण पहुंचा पाएगा। तो उसके आधार पर अपन तय करते हैं कि कौन से जो सांड है उसका सीमन प्रोडक्शन किया जाएगा और उसको गांव में पहुंचाया जाएगा। ऐसे जो सांड है जिनको अपन 10% के अंदर रखते हैं, 10% कैटेगरी के अंदर ऐसे सांडों को रखते हैं जिनकी ब्रीडिंग वैल्यू ज़्यादा है, उनको प्रमाणित पिता या प्रोवन सायर उनको कहा जाता है। प्रोवन सायर इनको कहा जाता है, या इनको हिंदी की अगर बात करें तो प्रमाणित पिता इनको कहा जाता है। प्रमाणित पिता इनको कहा जाता है। सही है, ये हो गया संतति परीक्षण। पीटीपी प्रोग्राम के कुछ न्यूनतम मापदंड हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनके बारे में।